Good morning, everyone. We'll start in next 5 to 7 minutes. Just ask everyone to join the Zoom meeting. जो भी अपने दोस्त लोग हैं उनको फोन करके एक बार सिर्फ इन्फॉर्म कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड। तो अगर गुड अपना मॉर्निंग सर। अपना भी ऑन रखोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी को तो देख रहा है। हाय यस कुछ, सर, हेलो यस सर। वियान, दो वेरी गुड। मिनट। फरवरी। हेलो स्वयं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ तुम लोगों ने साजिश किया है? मैंने तुम लोगों को एक आंसर लिखने के लिए दिया था और तुमने वो लिखा नहीं है, जिसके वजह से तुमने आज का लेक्चर ऑनलाइन करवाया है। सालो सच सच बताओ, भगवान का डर रखना। इन द लास्ट क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैड गिवन यू वन आंसर टू राइट। वियान हंसता है साले। आर वी गुड टू गो? कैन वी स्टार्ट? पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द आंसर्स विच आर देयर। सबको मेरा नोट्स प्रॉपरली दिखाई दे रहा है बेटा? आर यू ऑल एबल टू सी द नोट्स प्रॉपरली? ऑडियो वीडियो सब बराबर है? मैं यस। दिख रहा है और सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके। सो बेटा, वी हैड स्टार्टेड विथ पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर। पब्लिक फाइनेंस इज द फाइनेंस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, सो इट इज द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी रिफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट कैन बी फाउंड एट मल्टीपल लेवल्स लाइक लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। सो प्लीज रिमेंबर, पब्लिक फाइनेंस का मतलब इट इज द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट रिफर्स टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ये चैट बॉक्स में रिप्लाई देते रहो। आर वी क्लियर विद दैट? ओके वक्रतुंड। एवरीबडी एल्स चैट बॉक्स में एक रिप्लाई देते रहना, सो दैट आई नो दैट वी आर कनेक्टेड। वंडरफुल। देन वी हैड स्टडीड अ कपल ऑफ डेफिनेशंस, एक हग डेल्टन का और एक फिंडले का। गवर्नमेंट के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और एक ऑप्शनल फंक्शंस। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी है, ऑप्शनल मतलब जो कंपलसरी नहीं है। ऑब्लिगेटरी क्या है? पाकिस्तान जैसे देश से बचाना, और देश के अंदर राहुल गांधी से, आई मीन टू से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सो कहना है, ऐसे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस के अंदर देर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। और ऑप्शनल के अंदर क्या आएगा? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। यस वियान, दिस इज रिकॉर्डेड ऑन जूम। सो आई हैव द लग्जरी of taking the lecture from home today. Thank you for that luxury. All thanks to those who have agreed for an online lecture today. ऐसा कितने सालों के बाद मुझे लग रहा है कि 7 बजे के लेक्चर के लिए या 7:15 बजे के लेक्चर के लिए आई हैव वोकन अप एट 6:45। Yes, online is fun. I don't know whether it is fun for you people. I hope you all are understanding. सब लोग जो भी ऑनलाइन है, बेटा खुली आंखों से सोना नहीं। आरुष, भगवान तेरा अकेले का भगवान भला करे। तू अकेला व्यक्ति है जिसने वीडियो ऑन रखा है। तू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होएगा बेटा। बाकी का तू समझ रहे है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अभी वियान भी आया। थैंक यू। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसको भी पास होना है, सब लोगों ने वीडियो ऑन की है। मेरा तुमको आशीर्वाद लगेगा, बाकी लोगों को शाप लगेगा। मर जाओ सालो। सो हमने उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस किया था, जहां पर मैंने एक चार्ट बनाया था। आई थिंक यू पीपल ऑल्सो हैड मेड दैट चार्ट, डू यू रिमेम्बर?
तो वो चार्ट तुम्हारे पास नोटबुक में है, प्लीज ओपन दैट चार्ट। मैं पूरा रिवाइज करवाता है, मेरे को याद है। सो नोटबुक के अंदर एक चार्ट आप लोगों ने बनाया था इन द लास्ट क्लास, विच आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन। मैंने क्लासरूम में बनाने का टाइम दिया था, तो ऐसा कोई व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए कि जिसके पास वो चार्ट ना हो। सर उसके पहले सर फाउंडेशन वाले बुक में ना कुछ डिटेल्स थे, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स थे मुझे, तो वो मैं कब पूछूं सर? डाउट है ना तेरे को? हम्म। हाँ, रुक जा, 2 मिनट पहले रिवाइज करवाने दे, फिर डाउट्स भी तेरा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है सर। मेरे को उसके अंदर एक थोड़ा नोट्स भी लिखवाना था, ऐसा भी मैंने बोला था तुम लोगों को। तो मैं वो नोट्स भी लिखवा देगा। तो रिवीजन हो जाने दे, फिर नोट्स लिखवाने दे। उसके बाद भी अगर तुझे डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना। चलो। सो बेटा, मैंने एक 2 साइडेड पेज के अंदर तुम लोगों से लिखवाया था बजट। बजट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक रिसीट्स और एक एक्सपेंडिचर। फिर मैंने रिसीट्स वाले पार्ट पर, गुड मॉर्निंग निकुंज, रिसीट्स वाले पार्ट के अंदर मैंने 2 चीजें लिखवाई, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। फिर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर मैंने 2 पार्ट किए, टैक्स नॉन टैक्स। टैक्स का 2 पार्ट किया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स के भी विहान अपन ने 2 पार्ट किए। पहला पार्ट हम लोगों ने किया एज इनकम टैक्स, और दूसरा पार्ट हमने किया पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल को भरना पड़ता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स एक कंपनी को भरना पड़ता है। तो ये हो गया अपना एक पार्ट टैक्स। दूसरा पार्ट हमने लिखा था नॉन सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के अंदर 2 था ना आरुष, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट के अंदर खत्म किया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाए, मिनिमम 5। जीएसटी लिखवाया रहेगा, कस्टम्स ड्यूटी लिखवाया रहेगा, एक्साइज ड्यूटी लिखवाया रहेगा, सर्विस टैक्स लिखवाया रहेगा, वैल्यू एडेड टैक्स लिखवाया रहेगा। मैंने ब्रैकेट में सबका मीनिंग भी लिखवाया था। एक्साइज ड्यूटी इज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स इज ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, कस्टम्स ड्यूटी इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑन द वैल्यू एडेड इटसेल्फ। ये बराबर है। फिर बेटा हमने ये टैक्स का पार्ट, तो उसके बाजू में हमने लिखा था नॉन टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर मिनिमम 7 से 8 आइटम लिखवाया था। फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एस चीट्स नाम का भी एक चीज मेरे को याद है, मैंने लिखवाया था तुम्हारे बैच में। एस चीट्स का मतलब होता है कि अगर विहान के पास हजारों करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी है, और विहान का ओम भट्ट स्वाहा, ना इसके आगे कोई, ना इसके पीछे कोई, ना इसका कोई गर्लफ्रेंड, ना इसका कोई बॉयफ्रेंड, बॉय जो फ्रेंड हो, तो विहान का जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कौन कर लेगा? उस पर कब्जा कर लेगा गवर्नमेंट। तो उसको हम बोलते हैं एस्चीट्स। अच्छा, आरुष या किसी ने तो लास्ट क्लास में बोला था कि सर रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है रिकरिंग, विच आई होप आई हैड क्लैरिफाइड एट द एंड ऑफ द लेक्चर, कि इसका हो सकता है रिकरिंग, बट दैट इज नॉट हाउ वी डिफाइन। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू असेट और लायबिलिटी को लेकर है, ना कि ऑन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ये बराबर है एवरीवन इन द जूम क्लास? जो लोग ने भी वीडियो ऑन नहीं किया है, चैट बॉक्स में एटलीस्ट रिप्लाई देते रहो। सर स्पेशल लेवी क्या था, एक बार बस बता सकते हो स्पेशल शॉर्ट में? लेवी कैन बी एनी टाइप ऑफ अ स्पेशल टैक्स। कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगाया, तो उसको हम लोग स्पेशल लेवी बोलते हैं। ओके, वंडरफुल। सर उसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? गवर्नमेंट कोई भी, अभी जैसे कि अपने रोड डेवलप करने का है, तो गवर्नमेंट स्पेशल लेवी लगाएगा। सो इट इज अ लोकल गवर्नमेंट विच विल चार्ज दैट टैक्स। ओके। गवर्नमेंट को अगर कोई बैंड्रा वर्ली सीलिंग लगाना है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई तो स्पेशल टैक्सेस लगा दिए। ओके। सो तुम लोगों को अभी भी मेरा नोट्स दिख रहा है कि मैं ही दिख रहा है? मैं और नोट्स दोनों दिख रहे हैं? हाँ। चलो, उसके बाद अपन ने बात किया था अबाउट नॉन टैक्स भी हो गया, कैपिटल रिसीट्स।
कैपिटल रिसीट्स में दो टाइप था ईशान। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स? एक नॉन डेट क्रिएटिंग, एक डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का दो टाइप था, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक रिकवरी ऑफ लोन, जिसके वजह से हमारा असेट कम हो जाता है। और नॉन डेट क्रिएटिंग के बाद डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग, डेट वर्ड यूज किया मतलब बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स की वजह से हमारा लायबिलिटी बढ़ जाता है। फिर आया था एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड पर पेज पर रहेगा। एक्सपेंडिचर का भी दो टाइप, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव an impact on asset and liability. कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज एन impact on asset and liability. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमने वेजेस, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, सब्सिडीज गिवन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, नेशनल अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ऐसा जो भी एक्सपेंडिचर जिसके वजह से असेट और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं आता है, उसको इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इम्पैक्ट नहीं आता है। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर तीन कैटेगरी था। किसी ने क्या मस्त आंसर ढापा था, सर इधर का उल्टा, उधर डिसइन्वेस्टमेंट था तो इधर इन्वेस्टमेंट था, आरुषि था वो। एक था डिसइन्वेस्टमेंट, तो यहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसको है ना थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया और लिखवाया एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म असेट्स। हाँ ईशान, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था समथिंग कॉल्ड एज, वहां पर सर रिकवरी ऑफ लोन था तो यहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन है। वहां पर अगर बोरोइंग्स था, अगर हम बोरो कर सकते हैं तो हम पैसा दे भी सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब क्या हुआ कि ना ऐसे लॉन्ग टर्म असेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस की वजह से हमारा असेट बढ़ गया, और रीपेमेंट ऑफ लोन की वजह से हमारा लायबिलिटी कम हो गया। सो समथिंग विच हैज अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। फिर मैंने तेरे को देख नंबरिंग भी किया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर। ऐसा तुम देखोगे तो 1 2 3 4, बट मैंने तेरे को नंबरिंग दिया 1 का 3। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वन बजट कॉल्ड एज रेवेन्यू बजट। उसके बाद 2 और 4, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट एक्चुअली दो टाइप का कौन सा होता है? दो टाइप का बजट में होता है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। आर वी ऑल क्लियर विद दैट? अब नोट्स में आकर जो मैं बोल रहा है वो लिखना है आपको। आई एम वेटिंग फॉर 1 minute सो दैट पीपल कैन फाइंड देयर पेन्स। सर वही सेम पेज पे लिखना है या दूसरे पेज पे लिखना है? दूसरे पेज पे लिख तो बेटर है, क्योंकि मेरे को वो 6 7 चीजें लिखवानी है जो मेरे को डाउट आ रहा है कि वो तेरे आधे पेज में आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज आई थिंक तेरा जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट 3/4 तक तो बना ही रहेगा, 3/4 ऑफ द पेज। 1/4 पार्ट में जो मेरे को लिखवाना है वो नहीं आएगा। लिखो पहला पॉइंट, बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। बजट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। सेकेंड पॉइंट, पहले रेवेन्यू बजट का बात करते हैं कि नहीं से रेवेन्यू बजट का भी दो पार्ट्स होता है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट विल बी रेवेन्यू बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, रेवेन्यू बजट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसीट्स
and revenue expenditure. Third point, revenue receipts do not have any impact on assets or liability. Revenue receipts do not have any impact on assets or liability, comma, revenue receipts do not result into decrease in asset or increase in liability. Revenue receipt do not result in decreasing assets or increasing liability. ये बराबर है। रेवेन्यू बजट के वजह से या रेवेन्यू रिसीट की वजह से हमारा असेट कम होता नहीं है। सर होता है। हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स में एसेट कम होगा। रेवेन्यू रिसीट, अरे रिकवरी ऑफ लोन रेवेन्यू रिसीट है वियान? नहीं, वो तो कैपिटल रिसीट है। मैं तो रेवेन्यू वाला लिखवा रहा है, इसीलिए मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखवाया, रेवेन्यू रिसीट डू नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी। इसका मतलब ना हमारा असेट कम हो रहा है ना हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। सर एक डाउट है, पर कुछ एसेट पे मतलब अपने को इंटरेस्ट जैसा चीज भी तो मिलता है, वो भी तो रेवेन्यू रिसीट ही हुआ एक तेरा तरीके का। आवाज मेरे को बहुत ही कम आ रहा है। सर अभी आ रहा है? एक सेकेंड ना, बोल तो। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू रिसीट्स है तो फिर जैसे इंटरेस्ट हो गया कोई चीज पे, तो फिर वो तो रिकरिंग होता है और उससे तो एसेट का भी बढ़ता है ना। बेटा, इंटरेस्ट मिलने से मेरा कौन सा असेट बढ़ा, कम हुआ? सर बैंक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बैंक 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 में के कुछ अंदर जमा। जो बढ़ा वो कैश बढ़ा, उसको हम असेट कंसीडर नहीं कर रहे। तूने जितना भी मेरा एग्जांपल्स देखा रहेगा, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने अपना कंपनी बेचा तो असेट कम हो गया। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कैश विच इज ट्रीटेड एज एन असेट, वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल असेट। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ना बेटा, अभी थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, जो भी है, नंबरिंग। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। हाँ ओके, नंबरिंग तुम लोग दो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर does not result in revenue expenditure does not result in increase in assets or decrease in liability. Revenue expenditure does not result in increase in asset or decrease in liability. बेटा, डिक्रीज और इन दोनों अलग वर्ड है।
डिक्रीजिंग लायबिलिटी नहीं है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ये था रेवेन्यू बजट के बारे में। अब बात करते हैं कैपिटल बजट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कैपिटल बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट, capital budget is further divided into two parts, capital receipts and capital expenditure। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से विहान या कैपिटल रिसीट की वजह से क्या असेट और इस पर इंपैक्ट आएगा? यस। सो नेक्स्ट लाइन में लिख, कैपिटल रिसीट्स रिजल्ट इन capital receipts result in increase in assets, increase in assets और decrease in liability। कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से हमारा असेट बढ़ जाता है या तो लायबिलिटी कम हो जाता है। मैंने ये लाइन लिखवा है ना, कैपिटल बजट हैज अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी करके। ठीक है, मैं वो लास्ट में लिखवा देगा, क्योंकि इसमें तो अगर आप लोग देखोगे तो मैंने लिखवाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से असेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गया, इसका मतलब कैपिटल बजट हैज अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी। हाँ नेक्स्ट, सर, दैट इज अंडरस्टूड। ओके गुड, इफ इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट वाला लिख, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर करने के वजह से क्या होता है? तो मेरे को लगता है मैंने कुछ गलत लिखा है। प्लीज से व्हाट डिड आई मेक यू राइट? कैपिटल रिसीट्स रिजल्ट इन, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ये सही लायबिलिटी। है कि ये गलत है? मेरे को बताओ। ये गलत है सर एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सर डिक्रीज इन मैंने एसेट होता होगा, है, चेक इंक्रीज कर इन दिया उसको लायबिलिटी। रिसीट चेंज। होने के लिए तो असेट को बेचना पड़ेगा, तो ये जो लाइन हमने लिखा वो गलत हो गया। हम्म। तो प्लीज या तो उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करो या तो नया लाइन लिखो। ये सर उसको रिसीट्स काट के एक्सपेंडिचर कर देते हैं और अभी दैट यू कैन डू। सो रिसीट्स के जगह पर एक्सपेंडिचर करो, कैपिटल रिसीट्स के जगह पर दिस लाइन इज ट्रू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस लाइन इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट लिख दो अभी, कैपिटल रिसीट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन असेट्स, कैपिटल रिसीट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। और इसका कंक्लूजन क्या निकला विहान? कैपिटल बजट हैज ए इम्पैक्ट ऑन असेट्स एंड लायबिलिटी। ये लिखना है तो लिखो, अंडरस्टूड है तो लिखने का जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट,
capital budget has an impact on assets and liabilities. ये बराबर। और कहना से ये एक आंसर के वजह से मेरा और 6-7 आंसर्स पढ़ा कर हो गया। So in the last class, if I am not wrong, we were done till question number 4. वियान, एक्सपेंडिचर कौन सा हो सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वजह से असेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के वजह से असेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर या तो देश के डेवलपमेंट के लिए हो सकता है या तो उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बराबर आरुष? हाँ सर। सर बट नॉन डेवलपमेंटल में उन्होंने लिखा है एग्जाम्पल में वॉर एक्सपेंडिचर। सर हाँ, बट उससे जो अपना जो क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उससे ही तो हम डेवलप लोग। थोड़ी हुआ। वॉर के वजह से कंस्ट्रक्शन होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है? सर डिस्ट्रक्शन, बट अगर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग अपना तो ही क्या सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट डिफेंस कर का रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट हुआ? पाकिस्तान का वाट लगाकर अपना आपको सिर्फ प्रोटेक्ट किया, इससे देश में क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं लोगों सर का बट उनके। प्रगति कब होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस वेलफेयर। डज अ वॉर रिजल्ट इनटू वेलफेयर? डज अ वॉर रिजल्ट इनटू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? क्या वॉर के वजह से आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है? तो आपका ये जो डिबेट है वो सही नहीं है। सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज करने से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस के साथ होता है। डेवलपमेंट क्या है? डिप्लोमेसी करना, वॉर किए बिना दुश्मन को मार गिराना, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। जो जय शंकर नाम का एक आदमी है इंडिया के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही फाइट्स हिज वॉर विथ हिज वर्ड्स एंड नॉट विथ वेपन्स। सो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। वाई डू यू वांट टू गो अहेड? बिकॉज एक वॉर के वजह से किसी कंट्री के अंदर ग्रोथ थोड़ी होने वाला है। अ वॉर टेक्स अ कंट्री 25 years बिहाइंड एंड यू से दैट दैट इज डेवलपमेंट। एक वॉर के अंदर जो खर्चा होता है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अ बजट फॉर 25 years. So how can we term self defense as a development? So I don't agree with you, Arush. सेल्फ प्रोटेक्शन किया वो अलग बात है, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आया, हॉस्पिटल्स आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, ये डेवलपमेंट है। कैंसर का बीमारी के लिए कोई मेडिसिन का क्या होता है, मेडिसिन का जन्म हुआ, दैट इज डेवलपमेंट। अगर एजुकेटेड हुए, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि वॉर से किसी की भी देश का भला नहीं होता है। लिटरेसी से डेवलपमेंट होता है, हेल्थ केयर से डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से लोगों का एक बार चल मैं मान लेता हूं कि डेवलपमेंट हो सकता है। वॉर के वजह से डेवलपमेंट का होना बहुत ही मुश्किल है। यस वियान, बोल बेटा। सर इधर ये टेक्स्ट बुक में लिखा है अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि इट इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शंस एंड इट इज इनकर्ड रेगुलरली। तो आपने जो बोला असेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो फाउंडेशन का पार्ट है। यस, इसीलिए तो इतना डिटेल में लास्ट लेक्चर से लेकर अभी तक पढ़ा ही रहा हूं। सो फाउंडेशन देख, पार्ट फाउंडेशन या इसका बात नहीं है, अपने को 12th में ये लिखना है। और फाउंडेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वो है, दोनों ही सही है, पर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। 12th स्टैंडर्ड के अंदर वो लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, पर अपने को सीए फाउंडेशन में ये आने वाला है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स? अब देख, ये एक आंसर का ही इम्पैक्ट क्या है वियान, मेरा बहुत सारा नेक्स्ट आंसर हो गया। व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? हम खर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हम दो हमारे गिनते रहो। मजाक मजाक में अब्दुल रजाक हो जाता है, हर 8 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो जाता है। अपने देश का पॉपुलेशन इतना फैलता है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। सो कैन आई से बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ता है। बिकॉज गवर्नमेंट को अपना एक्टिविटीज बढ़ाना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना है, एजुकेशन देना है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना है, इसके वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अथर्व? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आज इकोनॉमी के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अभी अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो वाटर का सप्लाई, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आजकल सैनिटेशन बहुत मैटर करता है। आई एम श्योर, आई डोंट नो वेदर यू हैव ट्रैवल्ड इन इंडियन रेलवेज, बट अगर तुमने कभी पास्ट का इंडियन रेलवेज देखा रहेगा और प्रेजेंट का इंडियन रेलवेज देखा रहेगा तो उसमें बहुत फर्क है बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मेरे को मुंबई से कच्छ जाना होता था, कच्छ हमारा गांव है, 16 घंटे का जर्नी था। उस 16 घंटे के जर्नी में तू 16 सेकंड बाथरूम में घुस के दिखा, मतलब तेरे को एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाथरूम में जाके खुद ही बेहोश हो जाएगा, इतना बास मारता था। सच बोल रहा हूं, माँ कसम वाला। तुम्हारे माँ बाप अगर घर पे सुनते रहेंगे ना तो उनको पूछ लेना अगर मैं झूठ बोलूं तो। सो कैन आई से दैट अर्लियर sanitation was not a very integral part of the economy. Today sanitation is। मोदी गवर्नमेंट ने तो पूरा का पूरा एक नारा लगाया था, स्वच्छ भारत अभियान। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, हेलो, मीट माय सन। આવી જાય ને પછી જવાનું છે, ઓકે? સ્કૂલ છે ને જે? એ હાય કર, હેલો કરો બધાને, कर आजो। गुड आफ्टरनून बोलते हैं। अबे ये सस्ते नशे, सुबह सुबह गांजा पी के बैठा है क्या? ये नहीं नहीं, काय का ब्रेक, पागल हो गए क्या? धंधे पर ध्यान दे। ये तो आया है तो उसको मिलना था तुम लोगों को। बोल हेलो बोल। हम हाय कर दे, हाय। હવે ક્યાં બેસીસ તું? અહીંયા બેસીસ? હમ? ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું, ઓકે? હમ. હા. હા. પાપા ભણાવે છે ને? હા. યસ। बेटा तुम भी तो मेरे बच्चे ही हो, तुम पर भी ध्यान दे ही देता हूँ। सॉरी बेटा। मेरे को मेरा बेटा बोलता है कि PAGAL मत बोलो, बाथरूम में बंद कर दूंगा। क्योंकि यही हम उसको डराते हैं, वो मेरे को डरा रहा है। छोड़, आगे बढ़ते हैं। तो कैन आई से अर्बनाइजेशन के वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा। बेटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो चलो अपना अच्छा नेबर है, बट पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है। बेटा कहना है इसे वी आर सराउंडेड बाय ट्रबल्ड नेबर्स। और जो खुद ही ट्रबल्ड है वो अपने को कितना ट्रबल कर सकता है? एक तरफ पाकिस्तान उंगली करता है, बांग्लादेश गुदगुदी करता है, चाइना ऊपर बैठकर उंगली पूरा का पूरा हाथ करता है। तो आज अपने को डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। फिर आई थिंक कल इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत चल रहा था, उत्तराखंड के अंदर एक क्लाउड बर्स्ट हो गया।
और क्लाउड बर्स्ट होने के वजह से पूरा का पूरा विलेज वॉश आउट हो गया। सो विहान कहना से गवर्नमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए खर्चा बढ़ाना पड़ता है। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, बहुत सारा अर्थक्वेक मैनेजमेंट होता है। Thousands of people were injured because of that cloud burst which happened. उसके बाद नेक्स्ट क्या आया कि नए से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। जो चीज पहले 10 रुपए में मिल रही थी अब 15 रुपए की हो गई। तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। अच्छा, डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट फॉर्म क्या है? इलेक्शंस होना। और बेटा अगर किसी देश के अंदर इलेक्शंस होगा तो इलेक्शंस में ईवीएम में झोल करने का खर्चा, आई मीन टू से ईवीएम्स को सही जगह पर पहुंचाने के लिए खर्चा बढ़ेगा। पूरे कंट्री में इलेक्शंस होना मतलब इट इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। दैट इज द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बेटा कोई भी चीज खर्चे के बिना होती नहीं है। आज तुमको अगर अलीबाग भी जाने का है तो अलीबाग जाने का भी खर्चा है। अलीबाग छोड़ बेटा, मैं तो बोलता हूं कि तेरे को अगर तेरे घर से लेक्चर के लिए आना है तो भी खर्चा। वो भी छोड़, घर पर बैठकर लेक्चर देने का भी खर्चा है, वाईफाई। सो भाई कोई भी एक्सपेंडिचर के बिना तो हो ही नहीं सकता है ना, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकता है। बोलो बराबर के नहीं बराबर? आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर अबाउट इट? यस सर। वेरी इजी आंसर। फिर नेक्स्ट वाला मेरे को लगता नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 समझाने का भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज, टैक्स एंड नॉन टैक्स। पब्लिक रेवेन्यू में कौन सा रेवेन्यू है? तो एक टैक्स है और एक नॉन टैक्स है। इसका अपन ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया है। आरुष, आई होप यू आर क्लियर विद दैट एज वेल। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ टैक्स? अब अपने को 12th स्टैंडर्ड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अपने को। पर वो वो लोग बॉक्स बनाते हैं ना, डिड यू नो, उसके अंदर वो लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। तो पहला तो टैक्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। कैन आई से टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन? ऐसा ऑप्शनल है क्या कि भरा तो भी ठीक, नहीं भरा तो भी ठीक? बेटा कंपलसरी है, तूने नहीं भरा ना तो रेड 1, रेड 2, रेड 3। मतलब आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू से। गवर्नमेंट कैन कम इन योर हाउस एज एन अनइनवाइटेड गेस्ट विच यू ओनली इनडायरेक्टली इनवाइटेड। ये बराबर है? अच्छा, सो टैक्स क्यों गवर्नमेंट कलेक्ट करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को सामने खर्चा भी तो है ना। अभी अभी तुमको खर्चा गिनवाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने का खर्चा, फलाना खर्चा, ढिंकना खर्चा, ऐसे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। So taxes are collected to incur expenses in common interest of the society. Tax can be imposed on income, property, commodities and services. तो अगर मेरे इनकम पर मेरे को टैक्स भरना पड़े तो वो इनकम टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर टैक्स भरना पड़े तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो टाइप का टैक्स था, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। बाय, सी यू। गो।
सो डायरेक्ट टैक्स किस पे भरना पड़ता है बेटा? इनकम के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे भरना पड़ता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कहना ऐसे डायरेक्ट टैक्स का एक खासियत है, जिसको टैक्स भरने के लिए बोला है उसको ही टैक्स भरना पड़ेगा। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट का मतलब हु इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स। इंसिडेंस का मतलब हु इज द पर्सन हु पेज द टैक्स। ये बराबर? सो डायरेक्ट टैक्सेस में इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पीपल के ऑन द सेम पर्सन? ये तुम्हारा भाई तुमको पढ़ा रहा है, ये कहां पर लिखा है? सो बेटा डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लेवीड। जिस पर टैक्स लगा वो इम्पैक्ट, जिसने टैक्स भरा वो इंसिडेंस। जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। अब तुम लोग पढ़ रहे हो प्रोफेशनल एकेडमी के साथ। सो प्रोफेशनल एकेडमी ने तुमसे फी लिया, गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल एकेडमी को बोला जीएसटी दे। हमने जीएसटी किससे वसूला? व्हेन द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। व्हेन द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। व्हेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन, डायरेक्ट टैक्स। When impact and incidence is on different person, it is an indirect tax. So indirect tax is levied on goods and services. The burden of indirect taxes can be shifted, that is producers to other persons. So the impact and incidence of tax falls on different persons. ये बराबर है? चलो आगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन? टैक्स कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? जो टाइम पर आ जाए, ऑनलाइन लेक्चर अगर बैठे तो वीडियो ऑन रखे। आइडियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ऐसा चैट बॉक्स में रिप्लाई देने का आइडियल, ऐसा वीडियो ऑन रखने का आइडियल, नाम ढंग का रखने का। आयुष का छोटा बच्चा कौन रखता है? छोटी बच्ची हो क्या? ओहो, कल्प इज इन द क्लास। माय गॉड, ताने मार रहे हो? बेटा तू लाइव होता तो तुझे भी मारता। नहीं नहीं, तुझे नहीं मारता, सॉरी। एक्चुअली ना, ए जूम में जगह नहीं हो रहा है रे बाबा। चलो आगे बढ़ते। सो जैसे बोलते हैं ना क्वालिटीज ऑफ गुड स्टूडेंट होता है, क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर होता है। जैसे कि तुम लोग भी मेरे को बोलोगे ना सर टीचर कैसा, हमारा नेता कैसा हो, तो टीचर कैसा होना चाहिए? अच्छे से पढ़ाना चाहिए, मस्ती मजाक भी कराना चाहिए। आजकल का रिक्वायरमेंट अलग हो गया है, सिर्फ पढ़ाएगा तो तुम बोलेगा साला पकाता है, तो बीच में ऐसा जोक मारना पड़ता है। ए आर वी क्लियर? तो वैसे ही व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ, मैं जो मार्क कर रहा है वो तुमको दिख रहा है ना? सो कहना इसे टैक्स कैसा होना चाहिए? जो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे इक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़े, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ना हो। सर्टनिटी होना चाहिए कि भाई कितना टैक्स भरने का है। ए अभी तू मेरे को बता, विच टैक्सेस आर सर्टन? डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सर्टन है, मतलब तेरे को एग्जैक्टली exactly मालूम है कि तूने कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। तेरे पास अच्छा ओके, वैसे सॉरी सर, नहीं नहीं। ऑब्वियसली ना सर्टनिटी। डायरेक्ट टैक्सेस सर्टन होते हैं ना, मेरे को मालूम है मेरा इनकम कितना है,
उस पर मेरे को कितना टैक्स भरना है वो क्लियर है, सर्टन है, सर्टन। सो बेटा सर्टेनिटी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स पेमेंट, दैट इज टैक्स पेयर शुड नो हाउ मच टैक्स ही इज सपोज टू पे, at what time he has to pay, and in what form it has to be paid. So certainty with respect to many things. अब जैसे कि आरुष, तू अगर चॉकलेट खरीदता है डेयरी मिल्क, वो डेयरी मिल्क के अंदर लिखा हुआ रहेगा 40 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब बता उसमें टैक्स कितना। द नेशन वांट्स टू नो। अबा, जबा, दबा, कुछ चीजों में टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं, कुछ चीजों में टैक्सेस इंक्लूसिव नहीं होते हैं। फिर कन्वीनियंस होना चाहिए। कैनन का मतलब क्वालिटी होता है। सो टैक्स कैसे लेवी होना चाहिए, इन सच अ मैनर एंड इन सच अ टाइम दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर टू पे फॉर इट। और बेटा कैनन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब टैक्स कलेक्ट करने का खर्चा कम होना चाहिए। नहीं तो ये तो ऐसी बात हो गई कि चाय से ज्यादा कितली गर्म है। टैक्स कलेक्ट किया 100 रुपया, टैक्स को कलेक्ट करने का खर्चा 150 रुपया। देवा रे देवा, इससे अच्छा तो कलेक्ट ही नहीं करता। जब हम कोई भी टैक्सेस लेवी करते हैं तो टैक्सेस का कलेक्ट करने का खर्चा जितना टैक्सेस है उससे कम होना चाहिए, तो ही मतलब है वो टैक्स को अप्लाई करने का। विहान, टोटल कितने कैनन्स है? 4। कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब इट शुड बी कलेक्टेड एट अ मिनिमम कॉस्ट। चलो, आर वी ऑल क्लियर? मैं अभी भी बता रहा है, लास्ट लेक्चर ही पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ा डिटेल में घुस के पढ़ा रहा हूं अभी। चल बेटा, आई डोंट थिंक सो मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा भी बात करने का जरूरत है। पढ़ो, एक्सप्लेन द नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स के अंदर फीस। देख बेटा, तूने स्पेशल असेसमेंट के बारे में मेरे को पूछा था आरुष, तो देख वहां पर दिया है, लोकल बॉडीज कैन लेवी अ स्पेशल चार्ज ऑन द रेसिडेंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया वेयर स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ रोड, एनर्जी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड। वियान, इम्पैक्ट मतलब जिस पर टैक्स लेवी हुआ, इंसिडेंस मतलब जिसने टैक्स को पे किया। So when impact and incidence is on the same person, direct tax. When impact was on professional academy, but incidence was shifted to students and their parents, then it is impact and incidence on two different people, indirect taxes. बराबर है वियान? Fees, price of public goods like railways, gifts, grants, donations, special assessment, special levy. देख आरुष, special levy is on commodities whose consumption is harmful for health and well-being of the citizens, like fines and penalties. अब अगर तू देखेगा बेटा, नॉन टैक्स के अंदर बोरोइंग्स भी डाला है, बट बेटा बोरोइंग्स भले ही नॉन टैक्स हो, आई अग्री, बट कैन आई से बोरोइंग्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंड, कैपिटल रिसीट्स। मेरे को नहीं लगता है कि वापस मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करने का जरूरत है। दिस वाज माय इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। डेट दो टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री।
रशिया से लोन लिया तो इंटरनल डेट ना। हाँ बोलते हैं दिया अंधे और देवा। हाँ, एक्सटर्नल डेट इज बोरोड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। आर वी ऑल क्लियर? इंटरनल बैंक मतलब अपने देश के अंदर से पब्लिक से लोन लिया, सेंट्रल बैंक से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया, एक्सेट्रा। सो भाई, मेरे को तो लगता है ये चैप्टर इतना लॉटरी चैप्टर है ना, तू इमेजिन कर कितना सिंपल क्वेश्चंस और कितने सिंपल आंसर्स। सर इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ जाएगा ना ऑफकोर्स। इंटरनल? फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। अब बेटा जब भी हम लोग बजट के बारे में बात करते हैं तो बजट इज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वियान अगर देखो याद रहेगा तो मैंने एक डायलॉग मारा था, बजट नाम का कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है। तो देख आर्टिकल नंबर 1110 ऑफ 1110 हो गया, 1112, 112 gives an annual financial statement। सर यहाँ पे लेदर बैग नहीं लिखा है, बस बैग लिखा है। ठीक, अपने को वही लिखने का जो वो लोग ने लिखा है। रेवेन्यू बजट का दो टाइप, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट का दो टाइप, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर वी क्लियर विद दैट? Everybody in the chat box, are we all there and have we understood? And the last part of today's class are the types of budget। चलो मेरे को बताओ, बजट दो टाइप का होता है। अभी तुम लोग जो भी टेक्स्ट बुक में देखता रहेगा वो बोलेगा नहीं सर बजट 3 टाइप का होता है। मैं बोल रहा हूं कि बजट 2 टाइप का है। कौन से 2 टाइप का बजट होता है ईशान? रेवेन्यू और कैपिटल बजट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड बजट। सो बजट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अंडर बैलेंस्ड नहीं, रियल अनबैलेंस्ड। अंडर अनबैलेंस्ड, ओके गॉट इट। सो तूने ये बोल दिया, नहीं तो मैं बाद में बोलने वाला था। अंडर अनबैलेंस्ड बजट there are 2 types। One is called as surplus budget, the other is called as डेफिसिट। का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया नहीं मेरा? The other budget is called as deficit budget। पहले अपन बैलेंस बजट के बारे में बात करते हैं। चल बैलेंस बजट कब मिलता है? इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। सिंपल, when receipts are equal to expenditure।
देन इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस बजट। क्या आज के डेट में बैलेंस बजट एग्जिस्ट करता है कि ये बाबा आदम के जमाने का? बाबा आदम नहीं, बाबा एडम। बाबा एडम मतलब एडम स्मिथ। So, balance budget was a concept which was popularized, accepted by Adam Smith. क्योंकि एडम स्मिथ क्या बोलता था कि भाई जितना पैसा आया उतना पैसा उड़ा देने का। वही लॉजिक पर पहले दुनिया चलता था, आज के डेट में नहीं चलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स डायनामिक है। डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। ये आर वी क्लियर? और बेटा जब लाइफ में शादी हो जाती है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस बजट होता है। तेरे को क्या लगता है शादी के बाद वी गेट सरप्लस बजट के डेफिसिट बजट? तुम्हारे सर तो कोई बजट ही नहीं देते। ये देखो, सब बजट उड़ाने के बाद दीदी बोलती है कि बजट ही नहीं देते। इसीलिए देख इधर से बाल कम हो गए मेरे। 5-5 हजार रुपए का दीदी वॉलेट खरीद कर लाती है, 12 हजार का परफ्यूम लेकर आती है, पिक्सी के प्रोडक्ट्स लेकर आती है, चारकोल के साबु से नहाती है, फिर बोलती है बजट। डेफिसिट बजट आरुष। सो पहले सरप्लस। देख ये मस्त, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पास सरप्लस बजट था। मैं कमाता ज्यादा था, मैं खर्चा कम करता था, पैसा ही पैसा था। अब मैं पैसा ज्यादा कमाता हूं पर खर्चा उससे भी ज्यादा करता हूं, क्योंकि जिंदगी में आ गई बीवी और बच्चा। सर आज आपकी फील्डिंग सेट हो गई है। ए हृदय तू मेरी साइड है साले। नो बोला है, बैड वर्ड। हाँ सॉरी, बैड वर्ड। एक छत। ए आर वी ऑल क्लियर विद दैट? तुमको सुनाई दिया वो क्या बोला? हाँ तो ठीक है। ए देर वॉज सम टेक्निकल ग्लिच। आर यू ऑल एबल टू सी? नोट्स वगैरह सब बराबर दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। पता नहीं, मेरे यहाँ पर अब ब्लैकआउट हो गया था, इसके लिए पूछ रहा हूँ। और सो बेटा, कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कल्प ने कुछ तो बोला है, अभी कोई और बाथरूम में बंद कर देगा। ऐसा मत बोल, शी इज क्वाइट केपेबल, बट डर के आगे जीत है। मेरे को तो बहुत मजा आता है ऑनलाइन घर से पढ़ाने का। घर के मैंने कोविड, ये आवाज नहीं करने का। तो कोविड के टाइम पर तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑन, बहुत सारे क्या, इनफैक्ट सारे ही लेक्चर्स मैंने ऑनलाइन लिए थे। सो आई यूज टू हैव अ वंडरफुल टाइम टेकिंग लेक्चर्स ऑनलाइन। बट आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। सी एट द एंड ऑफ द डे मेरा मोटिव और पर्पस यही है कि आप लोग कंफर्टेबल होने चाहिए। इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल विथ online lectures, I will be okay with it, but that is absolutely your choice. I will never want to force this on you people. तुमको अगर जमता है तो अच्छी बात है। वियान तेरे को नहीं पूछना चाहिए मेरे को ये सवाल, क्योंकि तू तो ऑनलाइन से अतिशय कंफर्टेबल है।
कुछ तो इशू है। एनीवे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सारुष, सरप्लस बजट में क्या लिखूं? सर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनकम मत बोल, रिसीट बोल। ओह सॉरी, रिसीट्स। हाँ, तो कैन आई से व्हेन रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, surplus budget, and when receipts are less than expenditure, it is called as deficit budget. अब दिस इज द $1,000,000 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं $1,000,000 देगा नहीं, बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू। मेरे को बताओ, रिसीट्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या? कि गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देगा एंड अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट का रिसीट्स विल बी ग्रेटर देन इट्स एक्सपेंडिचर। ये बराबर। ऐसा कब करना चाहिए आरुष, विहान, ईशान? इन्फ्लेशन के टाइम पर करना चाहिए कि डिफ्लेशन के टाइम पर? ऐसा बजट शुड बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग व्हाट? जब देश में इन्फ्लेशन है तब, कि जब देश में रिसेशन है तब? विहान करेक्ट है। वी शुड इंट्रोड्यूस सच अ बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। कैन यू टेल मी वाई शुड वी इंट्रोड्यूस अ सरप्लस बजट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन? क्योंकि इन्फ्लेशन में कैन आई से देर इज एन अप ट्रेंड, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, देश में एक्सपांशन आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए सरप्लस बजट लाना चाहिए। ये बराबर है। सर वापस एक बार समझा सकते हो प्लीज? क्या समझ में नहीं आया? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वाला पार्ट नहीं समझ में आया कि टैक्स और एक्सपेंडिचर से ही समझ में नहीं आया? नहीं सर, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सर। इन्फ्लेशन के टाइम पर देश में ऑलरेडी तेजी है, अप ट्रेंड है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। क्या इन्फ्लेशन को और बढ़ाना है कि कंट्रोल करना है? कंट्रोल। इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना रहेगा तो टैक्सेस क्या करने पड़ेंगे? हाँ, बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। गवर्नमेंट को खुद का खर्चा क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि देश के अंदर मनी सप्लाई कम करना है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगा, लोगों का राइट। परचेजिंग पावर कम कर देगा बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्सेस। राइट। And that is how we will get into a situation of a surplus budget. So beta, surplus budget is advisable during the time of inflation. अब बेटा बता मेरे को, what will happen in a deficit budget? गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगा, गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कब बढ़ाना चाहिए? गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस कब कम करना चाहिए? यस आरुष, ड्यूरिंग डिसइंफ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम? रिसेशन के टाइम पर, क्योंकि देश में मंदी है
तो अपने को मंदी के सिचुएशन से बाहर निकलना है। मंदी के सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। परचेसिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे? टैक्सेस को कम करके और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर। And my dear students, that is our next answer. Explain the importance of budget. What are the types of budget? एक बैलेंस बजट एडवोकेटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। फिर आया सरप्लस बजट। इट इज यूजफुल इन इन्फ्लेशनरी। सरप्लस बजट में रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर and it is useful in inflationary conditions. Deficit budget में government receipts are less than government expenditure and it is useful in recession, depression. बोलो, आर वी ऑल क्लियर? और इसी के साथ इस चैप्टर को बोलो ओम भट्ट स्वाहा। पब्लिक फाइनेंस नाम का चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। सर अभी ओ लवली। हाँ आरुष। सर अगर अभी इंडिया में अगर इन्फ्लेशन अभी है तो फिर हम लोग का बजट डेफिसिट क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर है। ऐसा थोड़ी ना है कि अपने कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन 200 300 250% है। तो इन्फ्लेशन होना चाहिए। आई थिंक मैंने कभी ना कभी तुम्हारे साथ ये डिस्कस किया। आई डोंट रिकलेक्ट कि अगर इन्फ्लेशन और रिसेशन में से मुझे एक चीज सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या सिलेक्ट करेगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेटर देन रिसेशन। सो देख, ऐसा आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अगर इन्फ्लेशन है तो सरप्लस बजट लेकर। बट ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे हैव अ डेफिसिट बजट ओनली। 2 to 3 भी नहीं ध्यान, आज के डेट में वी से 4 to 6%। 2 to 6% इज मैनेजेबल और आइडियल इन्फ्लेशन। 2 इज द लोअर लिमिट, 6 इज द अपर लिमिट। सो वियान तूने ये बात निकाला, इसीलिए बोलता हूं अपने कंट्री में एक कमिटी है एमपीसी। जेठालाल वाली कमेटी नहीं, एमपीसी मतलब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है बेटा, वो बोलती है कि इन्फ्लेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 to 6%। 2% इज द लोअर लिमिट, 6% इज द अपर लिमिट। सो आरुष, अगर तू कोई भी वर्ल्ड का गवर्नमेंट देख लेगा ना, ऑल द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड प्रोबेबली टुडे हैव अ डेफिसिट बजट ओनली। सो ये तो क्या है, इकोनॉमिक्स एक आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करता है। तो आइडियलिस्टिकली इन्फ्लेशन के टाइम पर सरप्लस बजट होना चाहिए। बट गवर्नमेंट्स मे चूज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो बोलेगा नहीं भाई, इन्फ्लेशन रहेगा मेरे को चलेगा, पर देश में अनएम्प्लॉयमेंट होएगा ये मेरे को नहीं चलेगा। क्योंकि अगर तू डेफिसिट बजट, अगर तूने सरप्लस बजट लाया तो तू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो सकता है। तो गवर्नमेंट माइट गो अगेंस्ट दैट पॉलिसी। यस वियान, रेपो रिवर्स रेपो आर डिसाइडेड इन मॉनेटरी पॉलिसी और उसका जो डेटा होता है वो एमपीसी देता है। सो बेटा जो तू बात कर रहा है ना वियान, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 9 इज मनी मार्केट। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सीए फाउंडेशन। बट आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाने वाला है। वी आर डन विद दिस चैप्टर, बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीबडी स्टे ऑनलाइन एंड गो थ्रू ऑल द आंसर्स। देख भाई, आई होप यू रियलाइज कि पढ़ना एक चीज होता है, पढ़ाना एक चीज होता है। मैंने पढ़ाया, तुमको समझ में आया, अब तुमको खुद को पढ़ना पड़ेगा। So I am waiting for another 10 to 15 minutes. You go through all the answers, question number 4 से लेकर question number whatever, and you can let me know if you have any doubts. If there are no doubts, if you are sure कि तुमको कोई problem नहीं है, you all can leave the meeting. I am not starting with anything new.
मैं इसका ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट क्लास में करवाएगा. आई डोंट नो वेदर इट विल बी ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर मोड यू सिलेक्ट. चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स. सर वो सीए फाउंडेशन वाले वो नोट्स में से कुछ पूछना था, वो पूछ लो अभी। अगर मैंने वो पढ़ाया नहीं रहेगा तो मैं तेरे साथ वो डिस्कस अभी नहीं करूंगा. और अगर मैंने पढ़ाया रहेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को अभी तक सीए फाउंडेशन वाला पढ़ाना बाकी है. मैंने तो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है अभी तक. नहीं सर, आप वो यूनिट 3 में से ही था जो आपने बोला था ना कि वो मैंने पढ़ा है। पूछ ले. तो यूनिट सर बहुत उसमें सारी चीजें है बेटा. कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ड्यूली टाइम, कट, मोशन, आउटकम, बजट, ये सब तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है. हम्म। तो दैट सर ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग. ये जो कॉमन चीजें थी ना बेटा, मैंने वो एक्सप्लेन करूंगा. इट इज लाइक अ कंटिन्यूएशन. तो मेरे को ये चीज वापस रिपीट नहीं करनी पड़ेगी. अब जो चीज नई है वो तो मेरे को पढ़ानी पड़ेगी ना. बट यू कैन स्टिल आस्क. सर तो एक स्टेटमेंट है, बजट डॉक्यूमेंट्स डिपिक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर 2 years लिखा है। बट सर उसमें देन दे हैव रिटन बजट एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ईयर एंड ensuing ईयर एंड फॉर करंट ईयर मतलब जो साल चल रहा है 2000, हाँ। से फॉर एग्जांपल 24-25. हम्म। तो करंट, वी आर इन विच ईयर भाई? नहीं नहीं, 25-26 चल रहा है. 26 yes। 2025-26. हाँ, हाँ फिर तो उन्होंने लिखा है ensuing मतलब मतलब जो आगे ईयर। हाँ, ensuing ईयर तो 26 27 नहीं नहीं, तेरा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें. देख, कैन आई से बजट 2025-26 के लिए बना था तो 24-25. 25 में यस। तो 24-25 इज द करंट ईयर. हाँ राइट। 25-26 इज द ensuing ईयर. हाँ राइट। और जो ensuing ईयर है उसका जो प्रीवियस ईयर है वो तो 2024-25 ही है. बट उन्होंने लिखा है कि एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर, तो 20। Results of the year preceding the current. तो बेसिकली 2024 के अंदर हम लोग जो 24-25 का बजट है, देख, जो अपना करंट ईयर है उसका जो प्रीसीडिंग ईयर है उसके बारे में बात किया हुआ है. सो मोटा मोटा अगर तू देखेगा तो तू ऐसा 3 साल नहीं गिन सकता है उसको. इट इज कंसिडर्ड एज 2 years ओनली, 2024-25 एंड 2025-26. बट मैं देखो इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल फ्रेम करके दे दे. ओके, बट वो 2 साल ही कंसिडर होगा। यस. अच्छा, ओके। एग्जाम्पल सर मतलब आप जब पढ़ाओगे तब आप दोगे सर, सीएफआर। ओके। और सर एफआरबीएम का बस एक फुल फॉर्म जानना था, एफआरबीएम एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेटरी मैनेजमेंट एक्ट. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेटरी मैनेजमेंट एक्ट. ठीक है सर, समझा, थैंक यू। फिर भी तू एक बार गो थ्रू कर ले और मेरे को बता कि तेरे को और कोई डाउट है तो लेट मी नो. पता नहीं यार, कल टाइम टेबल में अगर जगह रहेगा तो डेफिनेटली, बिकॉज आई टेक इकोनॉमिक्स एट ऑल सेंटर्स ऑफ प्रोफेशनल एकेडमी. मुलुंड, घाटकोपर, बोरीवली. तो टाइम टेबल में अगर कुछ सेटिंग हुआ तो आई विल डेफिनेटली कम. बेटा, आई वांट दिस टेबल टू बी रिटर्न इन योर नोटबुक. Everybody, I want this notebook, this table to be written in your notebook. सर एक डाउट था। Yes, सर हम लोग गवर्नमेंट के रिसीट्स को रिसीट्स वर्ड यूज करते हैं, उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या? ऐसा नहीं। I am not aware. ओके। लास्ट मंथ के एक खुश तू ठीक है क्या? सारे लेक्चर्स आ चुके हैं और अगर नहीं आए हैं तो आदित्य को बोलो, नारायण सर को बोलो, मिल जाएंगे. सो आरुष, तूने जो मेरे को पूछा था अबाउट द ईयर,
तो लेट अस कंसिडर 2023-24 एज द करंट ईयर, तो उसका प्रीसीडिंग ईयर 2022-23 है, और उसका ensuing ईयर 2024-25 है. So when you talk about the budget, we are actually, can I say, actuals of the preceding year, जो भी हो चुका है. फिर जो करंट ईयर है और नेक्स्ट ईयर के लिए तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इसको हम लोग गिनते 2 ही ईयर्स है, ना कि 3 ईयर्स. तो तेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये 3 साल हुए, 2024-25, फिर 2024-25 का प्रीसीडिंग ईयर, फिर 2024-25 का आगे वाला ईयर. दैट इज नॉट हाउ दे मीन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. बेसिकली जो करंट ईयर है उसको निकाल दे, उसका प्रीवियस ईयर और उसका आगे वाला ईयर. अच्छा, ओके, वैसे। Yes. बेटा आई विल टेल आदित्य टू सेंड, आई थिंक मैंने इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट आ गया है ना, भेजा है मैंने बेटा. हाँ सर, आ गए। जब भी तुम लोगों ने मांगा था तभी भेज दिया था. प्लीज चेक इन द ग्रुप, यू विल फाइंड इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर भी अपलोडेड रहेगा. अगर तुम लोगों को डाउट्स नहीं है और ये टेबल बनाकर हो गया है, तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन.